Kishori Saran Lal, 1920 to 2002, better known as K.S. Lal, was an Indian historian. He is the author of several works, mainly on the medieval history of India. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। तो आज हम बुक कंटिन्यू करेंगे आगे, जो मैं पढ़ रही हूँ के.एस. लाल जी की किताब है ये, मुस्लिम स्लेव सिस्टम इन इंडिया। इसके चैप्टर 4 पे पहुंच चुके हूँ, स्लेव सुल्तान्स ऑफ हिंदुस्तान, यानी कि जो हिंदुस्तान में जितने भी मुस्लिम सुल्तान बने। यहाँ पे सुल्तान्स जो है वो आप उनके कंटेक्स्ट में देखिए कि जो मुस्लिम किंग्स थे उनको सुल्तान कहा जाता था। तो जितने भी मुस्लिम किंग्स बने या मुस्लिम सुल्तान बने, वो सारे किस तरह वो जो इस्लामिक स्लेवरी सिस्टम है उसमें से आए थे। ठीक है, इस चैप्टर में आप ये समझेंगे। Slavery was widespread in Islam. The early Turkish invaders and ruler of India were slaves or section of slaves. Mahmud of Ghaznavi was the son of purchased slave Subuktuggin. Subuktuggin in his turn had been bought one Alptigin who himself was purchased slave. यानी कि यहाँ पे ये बताया गया कि जो सबसे अर्ली जो इन्वेजन हुई है भारत की, तुर्किश इन्वेजन आए या रूलर आए जो भारत में, महमूद ऑफ गजनवी जो है वो भी एक खरीदा हुआ गुलाम था। क्योंकि अगर आप इस्लामिक स्लेव सिस्टम में देखेंगे तो ये क्या करते थे, जिन स्लेव्स को खरीदते थे उसमें मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। जो पिछला चैप्टर आप सुनेंगे तो कि कौन जो है वो गार्ड बन सकता है, फिजिक के अकॉर्डिंगली उसको उस कैटेगरी में उस तरह से ट्रेनिंग दी जाती थी। जो बच्चे खरीदे जाते थे, जो बच्चों को स्लेव्स जो चाइल्ड स्लेव्स जो खरीदते थे, उनको स्टार्टिंग से ही इस्लामिक थियोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाती थी। किस तरह से इस्लामिक मतलब एक तरह से फुट सोल्जर्स की तरह यूज किया जाता था। यानी कि वो बचपन में उनको खरीद कर और उनको यूज किया जाता था कि वो जो अपना मास्टर है जिसने उसको अप्रेस किया है उसी के अंपायर को बढ़ाने में वो हेल्पफुल हो। तो यहाँ पे महमूद गजनवी का भी एग्जाम्पल है। आगे Alaptigin was the first Turkish slave warrior ruler who carried his arms into Hindustan. यानी कि जो अलप्तिगिन था वो भी एक स्लेव था, मतलब स्लेव वॉरियर था। जो पहले स्लेव था उसको फिर वॉरियर बनाया गया, फिर वो आके यहाँ पे उसने एक तरह से फुट सोल्जर की तरह यहाँ पे काम किया। Who carried his arms into Hindustan. His career and resourcefulness are the symbolic of Turkish slave as a whole. यानी कि उसको टर्किश स्लेव की तरह देखा जाता है। Alaptigin was purchased by Ahmad bin Ismail, the Samed king of Khorasan and Bukhara. The Samed ruler had adopted Abbasid custom of enrolling slaves. यानी कि जो सैमनिद रूलर थे उन्होंने जो अबासिद, जिसको अबासी भी बोला जाता है, अबासी कस्टम जो है उसको अडॉप्ट कर लिया था कि जो स्लेव्स हैं उनको इनरोल किया जाए आर्मी में। They used to purchase small Turkish children and impart to them training in arms and religious education. In course of time, these slaves were appointed to various offices, but primarily as bodyguard of amirs and sentinels of frontier. Such an one was Alaptigin. यानी कि उसमें से एक अगर आप एग्जांपल लेंगे तो वो अलप्तिगीन भी ऐसा था। यानी कि ये बच्चे छोटे छोटे बच्चों को खरीदते थे तुर्किश, उनको जो है वो स्लेव की तरह ट्रेनिंग देते थे, आर्म्स की रिलीजियस ट्रेनिंग देते थे, और उनको एक तरह से फुट सोल्जर्स यूज किया जाता था। और इसका आप आउटलुक अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया में इस तरह से आपको दिखता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो रिसेंट हमास इजराइल का जो चल रहा है उसमें भी आप देखेंगे कि जो हमास के मेन लीडर्स हैं वो सारे के सारे कतर में और अलग अलग नेशंस में बैठे, ईरान की उनको सपोर्ट है, लेकिन वहां पे हमास के साथ हमास जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक्चुअली लड़ कौन रहा है? लड़ वही पैलेस्टीनियन
पीपल रहे हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनका एक्चुअली ऑपरेशन हो रहा है। यानी कि जो जो हमास के रूलर हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, उनको कोई वो डॉलर्स में, बड़े-बड़े होटल्स में, बड़े-बड़े घरों में रह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कौन अम जो है वो अपनी जान दे रहा है, वो एक फुट सोल्जर, नॉर्मल फुट सोल्जर जो है वो अपनी जान जान दे रहा है, नॉर्मल पैलेस्टीनियन। इसी तरह से आप पाकिस्तान की एग्जांपल ले सकते हैं। पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे तो इसका मैं आपको कह रही हूँ कि मॉडर्न डे में भी इसकी रिफ्लेक्शन आपको दिखेगी। पाकिस्तान में जो कॉमन पीपल है उनको हिंदू हेट पढ़ा के, एंटी इंडिया हेट पढ़ा के और उनको जो है वो एक माइंडसेट उनका डेवलप कर दिया गया है। तो अब वो इंडिया की तरफ उनका पूरा का पूरा फोकस हो गया। यानी कि उनका अपने देश के बाहर, अपनी प्रॉब्लम के बाहर उनका पूरा का पूरा फोकस हो गया। तो वो अब वो इतने एंटी हिंदू हेट में फंस गए हैं सबकॉन्शियसली, वो अपने आप को उससे बाहर ही नहीं निकाल पाते। इसीलिए आप देखिए पाकिस्तान में ये आपको अक्सर सुनने को मिलेगा कि ये तो यहूदियों की साजिश है, ये तो अमेरिका की साजिश है, ये तो भारत की साजिश है। यानी कि वो इन वर्ड रिफ्लेक्ट ही नहीं करना चाहते। तो जो आज आप पूरे वर्ल्ड में देख रहे हैं, ये कोई, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो भी आज आपको दिख रहा है इसका एक पास्ट होता है। इंडियन पॉलिटिक्स को भी अगर आप कभी देखेंगे तो उसको भी पास्ट से, यानी कि उसके पहले क्या-क्या हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है उसका, उसके हिसाब से देखिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ही प्रूव टू बी अ मैन ऑफ ग्रेट एबिलिटी एंड करेज एंड एट द एज ऑफ 35 was placed in charge of Iqta of Khorasan by the Semite governor Abdul Malik. As the Mukta of Khorasan, he had 500 villages and about 2000 slaves of his own. यानी कि स्लेव जो बॉडीगार्ड, मतलब स्लेव, कुछ स्लेव ऊपर चले गए, उनके भी स्लेव्स होते थे। तो स्लेवरी सिस्टम इतना इनबिल्ड है कि जो स्लेव है उनके भी आगे स्लेव्स हैं। आगे, Dep- deprived of his office at the death of his partner, he betook himself to Ghazni, where his father had been governor under Samanid. At Ghazni, he acted more or less an independent chief. After his death, a number of his slaves like Baltagin, Pirai, and Subuktuddin ruled over Ghazni, but of them, the last one alone proved to be successful. यानी कि उसके आगे जो 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 एक तरह से जो, मतलब जो आर्मी की तरह इसको देखे कि आर्मी में उसके जो अगले कमांडर थे, उन्होंने एक तरह से इसको जो गजनी था उसको रूल किया। अल्प अल अल Alptagin had purchased Sabuktigin at Nishapur from a certain merchant, Nasir Haji, who had bought him from Turkestan to Bukhara. यानी कि जो अल्पतगीन था उसको, उसने सबुक्तगीन जो है उसको एक मर्चेंट से खरीदा था, नासिर हाजी से, ठीक है, जिसने वो तुर्किस्तान से बुखारा तक लेके आया था। Subuktukin was born in 942. He was captured by some Turk Merodor when he was about 12.3. Alpadgin brought him up and gradually raised him in the post of honor. यानी कि आप देखें कि कहीं खेल रहा होगा बच्चा, उसको कैप्चर किया और उसको यहाँ पे आके स्लेव स्लेव मार्केट में आके बेच दिया। ठीक है, तो उसके बाद जो अल्पतगीन है उसने उसको बड़ा किया और उसको एकदम ट्रेन किया। He married his daughter to Subuktigin and in course of time conferred upon him the title of Amir ul Umara in recognition of his talent and because of the psychological awe which self-asserting slave instilled in the master's mind, to which Giovanni refers. Subuktigin made frequent raids into Hind in the persecution of Holy War. After his master's death, he was raised to be thorn by his nobles. यानी कि एक तरह से कहते हैं ना कि अपने मास्टर को प्लीज करने के लिए, कि जिसने आपको खरीदा, जिसने आपको स्लेव की तरह डिक्टेट किया पूरी लाइफ, आप उसको ही अपीज करने के लिए
ओलीवार करो। वो कहते हैं ना कि रामस्वरूप जी का भी एक बुक है, उसको अगर आप समझेंगे, उन्होंने एक बुक में रेफर किया हुआ है कि ये जो कन्वर्टेड होते हैं ना, जो कन्वर्टेड मुस्लिम है, जो ओरिजिनल मुस्लिम है, उनके एटीट्यूड में, जो सऊदी अरेबिया के और अरबिक मुस्लिम्स है, आप लोग उनके एटीट्यूड में और जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स के इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स में अगर आप एटीट्यूड का डिफरेंस देखेंगे ना, तो आपको जमीन आसमान का डिफरेंस नजर आएगा। तो ये जो जो स्लेव होता है वो इतना ज्यादा मैनिपुलेट हो जाता है, ब्रेन वॉश हो जाता है कि वो अपने मास्टर को प्लीज करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। आगे वो लिखते हैं, आफ्टर हिज मास्टर्स डेथ ही वाज रेज्ड टू द थ्रोन बाय हिज नॉबल्स, यानी कि उसके मास्टर की डेथ हो गई तो उसको ऊपर ले आया गया। Because of talent, he turned out to be an ambitious ruler. With the help of his Turk and Afghan retainers and troops, he mounted an attack upon the Samanid power at Bukhara. After a year of continued fighting, succeeded in securing the province for his son Mahmud 994 CE। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है कि देखें कि जिसने उसके बाप को खरीदा था, जिस जिस रूलर, जिस पर्टिकुलर रूल ने उसके पिता को, मतलब पिता नहीं, पिता ही कहेंगे, उसके पिता को खरीदा था और उसको स्लेव की तरह ट्रेन किया था, उनके खिलाफ ही जो है वो लड़ाई करी और उसको भी, बुखारा को भी कैप्चर कर लिया। और आज आप अगर देखेंगे मुस्लिम वर्ल्ड में, स्पेसिफिकली मुस्लिम वर्ल्ड में, या मुस्लिम हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो मुस्लिम हिस्ट्री इसी तरह से भरी पड़ी है। ये जो मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट है, ये कभी था ही नहीं। ये आप नॉट कि आप हिंदू साइड से पढ़े या किसी क्रिश्चियन साइड से पढ़े, इवन आप मुस्लिम्स की लिखी हुई इस्लामिक हिस्ट्री भी पढ़ लेंगे तो उसमें भी आपको दिखेगा भाई ने भाई को मारा। इंडियन मुगल्स की अगर आप हिस्ट्री पढ़ लेंगे तो आपको नजर आ जाएगा, ये मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, हमेशा से पावर का कॉन्सेप्ट रहा है। पावर कैप्चरिंग, मतलब जो है इनके इस सिस्टम के अंदर इनबिल्ट है। इसीलिए मैं यूटोपियन कॉन्सेप्ट जो है उनको, उनके लिए लोगों को हमेशा अलर्ट करती हूँ कि अगर आप किसी भी यूटोपियन कॉन्सेप्ट के साथ अपने आप को जोड़ रहे हो तो बी अलर्ट, आपका नंबर भी आ सकता है। आज आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मे बी आपको लगे कि वो बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर आप उसकी हिस्टोरिसिटी में जाएंगे, अथॉरिटेरियन रिजीम की, तो आपको नजर आएगा कि ये इतना मॉरली बैंकरप्ट सिस्टम है, यूटो कॉन्सेप्ट होते हैं कि इसमें एक दूसरे को, सगे भाई भाई को लड़ा देते हैं ये। आगे चलते हैं। महमूद took the title of sultan as was so recognized by caliph. We meet Mahmud of Ghaznavi again during his campaigns in India, यानी कि फिर वो महमूद ऑफ गजनवी जो है वो बार बार फिर भारत में आया। About 2 centuries later, the Gauris wrested Ghazni from Ghaznavide. One of its great sultan was Sultan Shihabuddin, also known as Muzuddin bin Sam and Muhammad Gauri। यानी कि आप देखें कि जो गजनाइड थे उनको हटा के फिर गौरीज ऊपर आ गए। तो ये जो मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे फिर से टूट गया, क्योंकि गजनवी जो है जैसे ही वो वीक हुए उनको हटाकर गौरी ऊपर आ गए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जस्ट एज मुस्तमसिम was the first caliph to have collected a large force of Turkish slaves under his employment. Sultan Mozuddin bin Sam Ghori also took considerable delight in purchasing Turkish slave and educating them. कॉपी पेस्ट, यानी कि एक दूसरे को कॉपी करने का जो सिस्टम है, वो जैसे भारत के इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स को एक एक आप नॉर्मली उनके एटीट्यूड में देखेंगे कि उनको अरब्स को कॉपी करने का बहुत ज्यादा एक चाव रहता है। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इवन आप यहाँ पे देखें कि जैसे ही कैलिफ जो है, जो खलीफा थे, उन्होंने टर्किश स्लेव को अपने अंडर लेना शुरू किया ज्यादा मात्रा में। अब उनका रीजन जो है मैं उसको नहीं
उसमें नहीं जा रही हूँ, लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि जैसे ही खलीफा ने टर्किश स्लेव को लेना शुरू किया, तो इसने जो गौरी है, इनके अंदर भी आ गई कि मैं भी टर्किश स्लेव को जो है वो लेना शुरू करूँ। ठीक है? तो इन्होंने भी जो है वो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जो टर्किश स्लेव्स हैं उनको खरीदा, फिर उनको एजुकेट किया। यहाँ पे जब एजुकेटिंग देम वर्ड है, ये एजुकेटिंग देम इन यानी कि इस्लामिक थियोलॉजी और वॉरफेयर, उसमें एजुकेट किया, नॉट लिटरली एजुकेट किया। The Sultan did not have a son who could succeed him, but this fact did not cause him any worry because of his liking for एंड फेथ इन हिज स्लेव्स, यानी कि उनका अपना कोई बेटा नहीं था, लेकिन उनको फिक्र नहीं थी। उनके इतने सारे स्लेव्स थे, उसमें से किसी को भी वो जो कि उनको लगता कि इतना टैलेंटेड है उसको बना देते। अगेन ये के एस लाल जी की पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मैं यहाँ पे बुक को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो जिसको भी कोई काउंटर करना है प्लीज काउंटर कर सकते हैं। आगे वो लिखते हैं कि मिन्हाज सिराज राइट्स, मिन्हाज सिराज जो है वो एक इस्लामिक हिस्टोरियन है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनके रेफरेंस से लिख रहे हैं कि इस्लाम। Minhas Siraj writes that on one occasion when a favorite courtier spoke to Sultan about the default of male hire, he replied with absolute confidence, other monarchs may have one or two sons. I have so many thousand sons, नेमली माई टर्किश स्लेव। यानी कि उस समय पे टर्किश स्लेव्स जो हैं वो बहुत ज्यादा पसंद किए जाते थे, क्योंकि अगर आप तुर्किश टर्किश की जो स्पेसिफिकली जो टर्किश लैंड को अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी कबीला सिस्टम बहुत ज्यादा था। वहां की लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा कबीलों में बटी हुई थी, तो उनकी लाइफ हार्ड बहुत होती थी। तो जब लाइफ हार्ड होती थी तो वो उनके अंदर वारफेयर सिस्टम जो है वो बहुत डेवलप्ड होता था। तो अकॉर्डिंग टू दैट, क्योंकि इस्लामिक थियोलॉजी मतलब इनको बेसिकली तो इनको वॉरफेयर वाले लोग ही चाहिए थे ना, तो ये बहुत ज्यादा पसंद किए जाने लगे थे टर्किश स्लेव। जो बाद में मतलब प्रॉब्लम भी आई, फिर कभी बताऊंगी आपको कि किस तरह से तुर्कों ने फिर सऊदी अरेबिया जो अरब है उनको ही गुलाम बना लिया था। वो एक अलग अलग स्टोरी है, लेकिन यहाँ पे इस स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू पे कि यहाँ पे इस टाइम तक टर्किश स्लेव जो है वो बहुत पसंद किए जाने लगे थे सारे इस्लामिक वर्ल्ड। आगे वो लिखते हैं, who will be the hire of my dominions, and who after me will take care of to preserve my name in Qutb throughout those territories. And as it happened, with the help of his Turkish slave, Sultan Mauzuddin built a large empire in India. He sent them there first as invader, later as governor and viceroys इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इट्स गवर्नेंस। यानी कि उन्होंने यहाँ पे भारत में अपने जो टर्किश स्लेव थे एक तरह से उनको इन्वेडर्स की तरह भेजा। फिर जब वो उन्होंने इन्वेड कर लिया उसके बाद वहां यहाँ पे गवर्नेंस करने के लिए उनको वॉइसरॉय बना के भी भेजा, अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटीज स्लेव्स को भेजा। मतलब यहाँ पे वो गवर्नर माने जाते थे, लेकिन वो एक्चुअली में स्लेव थे। फिर उन्हीं स्लेव्स में से कुछ लोगों को यहाँ पे रूल करने के लिए भी भेजा। ठीक है, रूल एक्चुअली उनका ही चलता था। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे वो कोई खास रूल कर नहीं रहे थे, उनको वहां से जो डिक्टेट मिलती थी वही करते थे। इसका आपको थ्रू आउट इंडिया की जो इस्लामिक रूलर्स की हिस्ट्री है अगर आप देखेंगे तो आपको थ्रू आउट समझ में आ जाएगा। As said earlier, Sultan Muizzuddin possessed thousands of slaves, of many of whom he purchased. Others must have been captured in campaigns because financial constraint would not have permitted buying all of them. यानी कि सारे के सारे तो खरीदे नहीं जा सकते थे, क्योंकि इतने पैसे तो नहीं थे ना कि इतने सारे स्लेव्स, हजारों के मात्रा में जो है स्लेव्स खरीदे जाए। क्योंकि मैं ऑलरेडी पिछले चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं इसके कि किस तरह से स्लेव्स जो है वो कहीं वॉरफेयर जो होती थी, वॉरफेयर में इस्लामिक वॉरफेयर के अंदर जो इस्लामिक सिस्टम है वॉरफेयर का, उसमें कहीं भी आप अटैक करते हो तो जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके प्यूबिक हेयर्स नहीं होते हैं, मतलब एक सर्टेन एज के बाद, उनको आप क्या स्लेव बना सकते हो।
ये मतलब उनको अलाउड है, ये इस्लामिक वारफेयर में अलाउड है। अभी वो कुछ नेशंस उसको अब फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये अलाउड है। आगे, the life story of every Turkish slave who rose to any position of prominence was full of adventure and hazard, accident, uh, vicissitude of the world. Some of these have been recorded by contemporary and later chronicles. It is not possible here to study about them all in detail. However, the career of two, Ebek the ugly and Iltutmish the handsome, may receive our particular attention as being sample for most of them. यानी कि जितने भी टर्किश स्लेव थे, जहां से अटैक हो रहे थे, इन्वेजन हो रही थी भारत में, जो टर्किश स्लेव थे उनकी सबकी अगर आप स्टोरी को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो सबकी स्टोरी अलग अलग है। जैसे ऑटोमन एम्पायर को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे भी स्लेव्स का एक बहुत प्रोमिनेंट मतलब काम रहा है कि, और आप किसी भी किसी इस्लामिक जो हिस्ट्री रही है उसमें आप किसी भी टाइम पे उठा लीजिए, कहीं ना कहीं आपको स्लेव्स का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा वो आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सारे तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन दो लोगों की हम बात करेंगे। पहला ऐबक, जिसको अगली भी कहा जाता था, और दूसरा अल्तमिश, जिसको कहा जाता था कि वो बहुत हैंडसम था। कुतुबुद्दीन ऐबक है वो जो भारत के अंदर जो पहला सुल्तान बना था, वो एक स्लेव सुल्तान था, यानी कि उसको खरीदा गया था, फिर उसको ट्रेन किया गया था, और फिर वो बाद में सुल्तान बना। तो उसकी स्टोरी यहाँ पे बता रहे हैं कि वो सबसे पहले उस जो फखरुद्दीन नाम का एक चीफ काजी था निशापुर का, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था। और उसके बाद जो चीफ काजी है निशापुर का, वो बहुत बड़ा एक तरह से सबसे ग्रेट स्लेव ट्रेडर भी बाद में कहा गया उसको। थ्रू हिज फेवर्स एंड अलोंग विद हर सन, ऐबक रिसीव्ड ट्रेनिंग इन रिसाइटिंग द कुरान एंड प्रैक्टिसिंग आर्चरी एंड हॉर्समैनशिप। यानी कि जो यहाँ पे बताया जा रहा है, जो ऐबक है उसको किसने, फखरुद्दीन ने, जो चीफ काजी था, उसने कुरान भी पढ़ाई, वॉरफेयर भी सिखाई, घोड़सवारी भी सिखाई। Expenditure on such instruction used to be regarded as an investment by slave merchant. Trained slave fetched a better price in market. यानी कि ये आपको लगेगा कि वो इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहा था एक स्लेव के ऊपर, क्योंकि उस समय पर एक ट्रेंड स्लेव, यानी कि जिसको रिलीजियस एजुकेशन भी हो, जिसको पूरा वॉरफेयर की एजुकेशन भी हो, ऐसे स्लेव के प्राइजेस उस समय इस्लामिक स्लेव मार्केट में ज्यादा मिलते थे। ठीक है, आगे वो और एक तरह से इसको इन्वेस्टमेंट भी माना जाता। आगे, आफ्टर द Qazi's death, his son sold Aibak to merchant who took him to Ghazni, sold him to Sultan मुइजुद्दीन। यानी कि फिर उसने किसी और मर्चेंट को बेचा ऐबक को, और जो जो और मर्चेंट था वो गया गजनी में और उसको सुल्तान को बेच दिया। दो अगली इन एक्सटर्नल अपीयरेंस, ऐबक्स ट्रेनिंग हैड एम्पावर्ड हिम विद लॉडेबल क्वालिटी एडमायरेबल इंप्रेशंस। यानी कि वो दिखने में कहते हैं कि थोड़ा अगली था, लेकिन उसकी जो टैलेंट था जो वॉरफेयर के अंदर और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको पता है कि इस्लामिक माइंडसेट किस तरह से काम करता है। वो सबसे पहले ये देखते हैं कि सामने वाले को मतलब रिलीजियसली वो किस कहाँ पे खड़ा होता है व्यक्ति। तो क्योंकि कुरान भी आती थी, इस्लामिक थियोलॉजी भी आती थी, तो उसका एक अपर हैंड तो मिलता है इस्लामिक सोसाइटी में। He cultivated his companion by being honest, liberal with the Turkish guard, the slave of household. Thereby he won their affection and support. Merit raised him to the position of Amir Akur, यानी कि वहां पे जो और टर्किश स्लेव थे उसके साथ उसका अपना एक कनेक्शन बन गया, क्योंकि सेम बैकग्राउंड से आते थे। तो और ये ट्राइबलिज्म तो पूरी दुनिया में आज भी है, इवन इस्लामिक वर्ल्ड में आप देख लीजिए ट्राइबलिज्म आपको अक्सर दिख जाएगा। ठीक है,
तो उस क्योंकि बाकी के स्लेव भी टर्किश बैकग्राउंड से थे, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, तो उसका एक बहुत अच्छा कनेक्शन बन गया और उन लोगों को भी लगा कि हाँ, ये हमारी ही बैकग्राउंड से है, टर्क बैकग्राउंड से है, तो इसको सपोर्ट करना चाहिए और उसको सपोर्ट करके वो ऊपर चला गया। उनके सपोर्ट से वो ऊपर चला गया। Thereby he won their affection and support. Merit raised him to position of Amir Akhur, मास्टर ऑफ हॉर्स स्टेबल, यानी कि जो घोड़ों का अस्तबल होता है उसका वो मास्टर बन गया एबक। He was deputed to campaign in India extensively, a task he accomplished with determination and success. In course of time, loyalty and signal service to Sultan Muizuddin secured him the post of vice-regent in Hindustan. In accordance with Muizuddin, a desire, Tajuddin Razdoz, another slave of Sultan, married his daughter to Aibak, यानी कि एक और मुइजुद्दीन का ही स्लेव था जिसकी बेटी थी, उसने अपनी बेटी की शादी कर दी किससे? ऐबक से। Aibak extended Muslim dominions in India by undertaking expedition on behalf of his master. Sultan seems to have desired that Aibak should succeed him in Hindustan, and after the death of Sultan, he extended the throne of Hindustan at Lahore in 1206 and ruled up to 1210, यानी कि 1206 से लेके 1210 तक ऐबक ने लाहौर में उसको थ्रोन दे दिया गया भारत का और उसने यहाँ पे रूल किया। द कैरियर ऑफ शमशुद्दीन इल्तुमिश, यानी कि ऐबक के बाद हम शमशुद्दीन इल्तुमिश जो एक स्लेव था उसकी जो एक स्टोरी है उसको शॉर्ट पे पढ़ते हैं। हु रिजाइन्ड एज सुल्तान फ्रॉम 1210 टू 1236, यानी कि 1210 के बाद ऐबक हट गया, फिर कौन आ गया? इल्तुमिश आ गया। Was more romantic, more eventful. He was purchased slave of Aibak. Thus, he became the slave of a slave. यानी कि जो ऐबक था उसका स्लेव था कौन? इल्तुमिश। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, यानी कि स्लेव जो है उसके भी स्लेव है, मतलब एक सर्टेन लेवल पे जाकर, क्योंकि वो रिलीजियसली तो वो मुस्लिम ही बन गया था, पूरा कुरान आता था, तो वो रिलीजियसली इस्लामिस्ट पर्सन था, तो उसने भी आगे से, फिर उसके पास भी थोड़े सर्टेन रूल्स आ गए, उसने भी आगे से स्लेव रखा इल्तुमिश। तो उसका जो स्लेव था, he originally belonged to territory of Turkestan and the families of इलबरी ट्राइब, यानी कि इलबरी ट्राइब है कोई तुर्किस्तान में, आप रिसर्च कर लीजिएगा आपको पता चल जाएगा। उनकी फैमिली में से जो है इनका उसका कनेक्शन था अल्तुमिश का। His father Ilam Khan happened to have numerous kindred relationship, dependent and followers. Iltutmish from his earliest year was endowed with comeliness, intelligence, goodness of disposition to a great degree, so much so that his brother began to grow envious of these endowments. They took him away from his parent on some pretext and sold him to slave merchant by the name of Bukhara Haji. यानी कि इल्तुमिश के जो भाई थे वो इससे इतना जेलस फील होने लगे क्योंकि वो सुंदर बहुत था, ऐसा कहा जाता है, और जो केएस लाल जी रेफर कर रहे हैं उसे भी यही लग रहा है। तो वो क्योंकि इतना इंटेलिजेंट भी था, स्मार्ट भी था, तो जो बाकी भाई थे वो थोड़े से जेलस हो गए, तो उन्होंने क्या किया कि इसको उठाया और बुखारा में जाकर स्लेव मार्केट में बेच दिया। तो जब बेच दिया उसके बाद क्या हुआ? द मर्चेंट सोल्ड हिम टू सद्र जहान और द चीफ ऑफ the place. He remained in that family of eminence and sanctity, and the family used to nourish him like his own children in infancy. Subsequently, another merchant by the name of Jamaluddin Muhammad bought him and brought him to the city of Ghazni. यानी कि वो फैमिली ने रखा, फैमिली ने उसको, ऐसा कहा जा रहा है कि उसको बड़े प्यार से रखा, पर सबको पता है कि स्लेव को किस तरह से रखा जाता है, तो जो उस फैमिली को जरूरत आई होगी उन्होंने फिर से बेच दिया। जमालुद्दीन मोहम्मद उसको ले आया गजनी। गजनी में उन्होंने क्या किया? सुल्तान मुइज़िन जो थे उनको बेच दिया।
After a long stay at Ghazni, where the merchant wanted a high price of for Iltutmish but could not get it, he brought him to Delhi. Iltutmish had received good training as a soldier and had also learned the art of reading and writing. यानी कि इल्तुतमिश को गजनी में प्राइज नहीं मिला तो वो दिल्ली ले आया। दिल्ली ले आया तो उसको वॉरफेयर भी आती थी, जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रेन किया जाता था, स्लेव्स को भी ट्रेन किया जाता था एज अ फुट सोल्जर उनको यूज करने के लिए। जैसे आज के टाइम में अगर आप देखें तो पाकिस्तान आर्मी जो है उन्होंने अपने जो पाकिस्तान पूरी सोसाइटी है उनको एक तरह से ब्रेन वॉश करके ट्रेन कर दिया कि उनका जो भी नैरेटिव होता है जो कॉमन पाकिस्तानी है वो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं सबकॉन्शियसली, इवन पाकिस्तानी लिबरल भी। आफ्टर लॉन्ग स्टे एट गजनी यानी कि वो दिल्ली चला गया। इल्तुतमिश हैड रिसीव्ड गुड ट्रेनिंग एज अ सोल्जर, हैड आल्सो लर्न द आर्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। आफ्टर मैनी vicissitudes, he was at last purchased by Qutbuddin Aibak for high price. Sultan Muizuddin is believed to have said to Qutbuddin, treat Iltutmish well, for he will distinguish himself। यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो मुइजुद्दीन थे जिनका जिनका स्लेव था ऐबक, उसको उन्होंने कहा कि इल्तुतमिश को भी जो है तुम अच्छे से ट्रीट करो और ये अपना नाम जो है वो बनाएगा। Iltutmish was first made surgeon to Qutbuddin. He was later promoted to the offices of Amir Sikhar, Master of Hunt, Governor of Gwalior, Governor of Badaun in succession. Qutbuddin Aibak had three daughters, of whom two, one after death of other, were married to Nasiruddin Kubacha एंड द थर्ड वॉज मैरिड टू इल्तुतमिश। यानी कि दो बेटियां एक ही नसीरुद्दीन कुबाचा से शादी की, तीसरी बेटी की शादी कर दी इल्तुतमिश से। सच क्लोज रिलेशनशिप इंश्योर्ड continuance of governance of Hindustan to the people of one tribe, that of Turkey slaves। यानी कि टर्की स्लेव ही जो है वो आगे एक ही ट्राइब यानी कि ओवर एंड ऑल, चाहे टर्की में टर्किस्तान से थे लेकिन टर्किस्तान में भी बेसिकली तो टर्क ट्राइब ही थी ना वो, तो उसी के जो स्लेव्स हैं वो ही आगे बढ़ते रहे। यानी कि हिंदुस्तान में ऐबक, ऐबक के बाद मलिक गजनी, गजनी के बाद ऐबक, ऐबक के बाद फिर इल्तुतमिश आगे। बट relationships did not restrain their ambition. After Aibak's sudden death, the Amir and Maliks placed on the throne his son Aram Shah and Kubacha marched to Uch, Multan and seized those places। यानी कि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया और बहुत सारी और वीडियोस में बता चुकी हूँ कि अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, इन लोगों ने टिक कर एक जगह पे गवर्नेंस कभी की ही नहीं। इवन तो इसलिए जो मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट है ना, ये कभी था ही नहीं, ये कभी पॉसिबल था, ये कभी ना तो पहले रहा, ना आज है, ना आगे रहेगा। ये सिर्फ एक नैरेटिव है जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, एक नैरेटिव है कि मुस्लिम उम्मा जो है बहुत स्ट्रांग है, नहीं है स्ट्रांग। अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आपको थ्रू आउट हिस्ट्री समझ में आएगा कि कोई मुस्लिम उम्मा कॉन्सेप्ट कभी था ही नहीं। तो आप देखिए कि जो जैसे ही ऐबक मरा तो किस तरह से बेटा और जवाई, जो बड़ा जवाई है, बड़ा जवाई इन द सेंस की बेटी का हस्बैंड, जो सन इन लॉ और सन के अंदर भी क्लैश हो गया। कुबाचा जो है वो कहाँ चला गया, अपनी जगह है जो कंट्रोल कर लिया। अभी मैंने 2 दिन पहले आपको बताया, जैसे कि 1948 में इजराइल हमास इशू में मैंने बताया था, जैसे ही 1948 में जो है वो यूएन जगह की डिवीजन करती है इसराइल में और पैलेस्टीन में, तो पैलेस्टीनियन को और इजरायलीज की प्रॉब्लम थी, उनको आपस में जो है वो डिस्कस करनी चाहिए थी, लेकिन किसने, इजिप्ट ने गाजा को कैप्चर कर लिया लड़ाई करके और जॉर्डन ने वेस्ट बैंक को अपने अंडर कर लिया। यानी कि उनका कोई लेना देना नहीं है इसे, लेकिन लेकिन फिर भी तो ये आप थ्रू आउट इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ लीजिए, ये आपको जगह जगह मिलेगा। ये कोई पैलेस्टीन में जो हो रहा है ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये थ्रू आउट द हिस्ट्री हुआ है।
तो उसके बाद क्या हुआ कि जो कुबाचा था उसने दो अपनी डिस्ट्रिक्ट ली, जो प्रोविंस कह लीजिए, डिस्ट्रिक्ट कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उसको कंट्रोल कर लिया। आराम शाह को, जो वहां के मलिक्स थे, उन्होंने सुल्तान बना दिया। फिर क्या हुआ? The nobles then invited Iltutmish from Bedouin to assume charge of the empire. Aram's small army was overpowered. He was probably done to death, and Iltutmish extended the throne of Delhi. यानी कि अपने ही वाइफ के भाई को मार के थ्रोन कैप्चर कर, ठीक है। आगे, he waded through blood to the throne by doing away with most of Muzi and Qutbi Amir. According to the standard of behavior then prevailing among Turkish slaves, he could not accused of disloyalty to Aybaks sought for doing away with his son, nor the matter shedding the blood of his rival compatriots. यानी कि आप देखिए कि जो वॉरफेयर का सिस्टम है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंगली उसको किसी ने ब्लेम भी नहीं किया कि अपने ही मास्टर के बेटे को मार दिया। तो देख रहे हो आप, सिमिलर fluctuation of fortune attended the career of other sultan. Tajuddin Zaldos was purchased by Sultan Mahmud Ghori when he was young. In course of time, he was appointed head of a group of a Turkish slave. यानी कि टर्किश स्लेव के का हेड बना दिया गया। अब हेड बना दिया गया। His ability and courage won him the confidence of the Sultan, who conferred upon him the office of Wali of Kirman. Minhas right, he was a great monarch of excellent faith. Excellent faith जब बात हो रही है तो वो इस्लामिक फेथ की बात हो रही है। यहाँ पे कोई फेथ इन द सेंस की एज अ लीडर फेथ की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इस्लामिक फेथ की बात हो रही। माइल्ड, beneficent, of good disposition, and very handsome. After Muizuddin death, he became ruler of Ghazni. यानी कि मुइजुद्दीन, आप देखिए कि मोहम्मद गौरी ने जिसको खरीदा, मुइजुद्दीन की डेथ के बाद उसको रूलर बना दिया। आप देख रहे हो, स्लेव आया, स्लेव ने कैप्चर करी पावर और थ्रोन पे बैठ गया, ठीक है। गजनी विद द कंसेंट ऑफ मलिक्स एंड अमीर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो भारत में बहुत ज्यादा नैरेटिव चलाया जाता है ना कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मोनार्क का स्लेव ऊपर चला गया और उसको सपोर्ट किसकी मिली? सारे अमीर्स की और सारे मलिक्स की। और ये अमीर्स और मलिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख लीजिए। ये ऐसा नहीं है कि कोई जिसका दिल किया उसने जो है वो अमीर और मलिक बन सकता था। ये प्रॉपर उस समय के हिसाब से एक एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग होल्ड वाली सीट होती थी, ठीक है। He was a great warrior, was expelled by Kubacha, who made him self-master of country. Jazon hit back, occupied Kubacha's Sindh and established himself in the Punjab, but Iltutmish defeated him in 1215. यानी कि आप देखो, एक ही सिस्टम के दो स्लेव ऊपर आए, दोनों स्लेव आपस में लड़ रहे हैं। कौन? तजुद्दीन जरदोस भी एक स्लेव से ऊपर आया, मौजुद्दीन के बाद वो रूलर बन गया। इल्तुमिश वो भी एक स्लेव था, उसने ऐबक के बेटे को मार के वो भी हेड लीडर बन गया और आपस में दोनों भिड़ गए, ठीक है। बहुत, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन लगेगा, लेकिन यह ऐसी ही है। आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, फिर ही आपको समझ में आएगी, या फिर के.एस. लाल जी की बुक खरीद के आप पढ़िएगा। Yildiz was taken prisoner, sent to the fortress of Bedouin, and there done to death. Kubacha made his submission to Iltutmish in 1217, was finally eliminated in 1227. Kubacha was son-in-law of both Aibak and Yildiz. By the command of Sultan Muizuddin, a daughter of Yildiz was married to Aibak and another to Kubacha. It may be remembered that as per Islamic law, slave could not enter into matrimony except with the consent and permission of the master. यानी कि जो स्लेव है उनकी शादी नहीं हो सकती जब तक उनका मास्टर उनको अलाउ नहीं कर सकता।
तो आप देखिए कि इनके जो शादी हुई है, शादियां भी हुई हैं बाय इनके मास्टर के हां से। Through Moizuddin is a favor, Kubacha had acquired considerable experience of civil and military affairs. In passing from humble to high post, he was made governor of Uch. In short time, he made himself master of Multan, Sivistan, and whole country of Sindh. But his ambition became in clash with that of Yildiz and Iltutmish. He lost in the game of power politics. Similarly, section of Iltutmish lost Balban, another ambitious Turkish slave. यानी कि एक और तुर्क स्लेव बलबन के अंदर वो भी हार गया जो जो इल्तुमिश का ही स्लेव था। बलबन वाज अ टर्क ऑफ इलबरी। अब बलबन की थोड़ी सी स्टोरी यहाँ पे बता रहे हैं ताकि आपको पता चले कि पावर पॉलिटिक्स किस तरह से, ये जो आज आप पावर पॉलिटिक्स देख रहे हो ना इस्लामिक वर्ल्ड की, कि ये कोई ऐसे ही नहीं आई है, ये कंटिन्यूटी में है, ये इनका कल्चर है। Balban was a Turk of Ilbari Tarif from which Iltutmish himself was descended, यानी कि जिस ट्राइब से इल्तुमिश आता था उसी ट्राइब से बलबन आता था। His father was a Khan of 10,000 families. In his youth, he was captured by Mongols who took him to Baghdad. यानी कि राइवलरी में बेटे को कैप्चर करके बेच दिया। समझ रहे हो? Khwaja Jamaluddin of Basra purchased him from Mongols, brought him up like his own son, and along with other slaves, brought him to the capital of city of Delhi in the year 1232. Shortly after Balban entered the service of Iltutmish, this is the version of official chronicle Mirza Minhaj Siraj, यानी कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसके हिसाब से ये बताया जा रहा है। According to Isami, however, some Chinese merchant brought 40 Turkish slaves along with other goods and displayed them before Sultan Iltutmish. The Sultan rejected Balban. Short-statured he was, but Wazir Kamaluddin Muhammad Junaidi, noticing mark of promise in Balban and purchased him. यानी कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है दो वर्जन स्टोरी के, क्योंकि इस्लामिक हिस्ट्री भी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है। अगर आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, मिनहाज सिराज की हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली जो बलबन है उसको मंगोल्स कैप्चर करके लाए थे और फिर उन्होंने बेच दिया यहाँ पे। लेकिन अकॉर्डिंग टू एक और पर्सन है जिनका नाम इस्माही है, इस्माही, उनके इसामी है, उनके हिसाब से जो चाइनीज मर्चेंट आते थे इस तरह, वो लेके आए थे स्लेव्स, टर्किश स्लेव वो लेके आए थे। और उन्होंने जब इल्तुमिश के सामने वो स्लेव दिखाए तो उन्होंने बलबन को रिजेक्ट कर दिया इल्तुमिश ने। लेकिन वहां पे एक और व्यक्ति था, कौन? वजीर कमालुद्दीन, उन्होंने खरीद लिया बलबन को। अब सुल्तान इल्तुमिश परचेज इन बल्क 100 ऑफ स्लेव, लीविंग आउट ओनली बलबन, यानी कि बलबन को इल्तुमिश ने खरीदा नहीं था। When the later asked the Sultan for whom he had purchased the other slave, Iltutmish replied, for myself. Balban pleaded that he may purchase him for God's sake. Touched by the appeal, Iltutmish bought him too. यानी कि देखिए बलबन जो है वो उससे डिमांड कर रहा है कि तुम मुझे खरीद लो। तो आप ये देखिए कि जो स्लेव सिस्टम है ये किस तरह से लोगों के दिमाग में घर कर गया था, और ये एक तरह से पावर के अकॉर्डिंगली भी था। जैसे आप अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत सारे स्लेव्स ने प्रोमिनेंट रोल निभाया है, तो बहुत सारे जो लोग थे वो अपने आप को स्लेव बनाना चाहते थे कि हम इससे ऊपर जाके हायरार्की में ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, आगे इन शॉर्ट बलबन एंटर्ड, आगे वो लिखते हैं कि इन शॉर्ट बलबन एंटर्ड the service of Iltutmish and was appointed his खसाबरदर, पर्सनल अटेंडेंट, यानी कि पर्सनल अटेंडेंट बन गया था बलबन, एंड देन इनरोल्ड इन फेमस कॉर्प्स ऑफ 40 स्लेव।
Razia promoted him to the rank of Amir-e-Shikhar. When some noble rose against Razia, Balban joined their faction and assisted in her deposition. He helped in the accession of the new king, Behram, who rewarded him the fief of Rewari, to which later on Hansi also was aided. His shrewdness and cunning played an important role in raising नसीरुद्दीन महमूद टू थ्रोन इन 1246। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने वो रजिया सुल्तान की स्टोरी पढ़ी है, उसको जाके पढ़िए, ये वही बलबन है जिसकी बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। ये सिर्फ आपको शॉर्ट में बताया गया। Become the principal advisor to the king. A few years later, he further strengthened his position by marrying his daughter to Sultan, whereupon he was given the title of Ulugh Khan. The Great Khan appointed Naib Mumlikar, Deputy Sultan. He was all powerful in politics of the Sultan until he himself became king in 1265. Some say after poisoning Sultan Nasiruddin, यानी कि जो कुछ साल बाद जो अपनी ही बेटी है उसकी शादी कर दी अपनी बेटी की शादी कर दी सुल्तान के साथ। फिर उसके बाद वो उलगुद खान का उसको जो है वो एक तगमा मिल गया जिसका मतलब होता है ग्रेट खान। उसके बाद डिप्टी सुल्तान बन गया। फिर वो इतना पावरफुल हो गया कि उसने जो सुल्तान था उसको कहते हैं, इसका कोई मतलब सुनी सुनाई बात है ये, इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जो नसीरुद्दीन था, जो सुल्तान नसीरुद्दीन था, उसको जो है वो जहर दे के मार के वो फिर वो सुल्तान बन गया। तो ऐसा कहते हैं, कोई कंफर्म एविडेंस नहीं है। तो इसके साथ ये क्योंकि ये चैप्टर लंबा है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में कर रही हूँ। तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट टाइम आएगा। थैंक यू सो मच सबका जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय श्री राम।